स्पेशल क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग समीक्षा अधिकारी सामान्य अध्ययन बूस्टर पढ़ रहे हैं, जिससे नंबर हम लोगों का बढ़ सकता है। चलिए शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने मृदा पढ़ा था, वीडियो में आवाज की थोड़ा दिक्कत थी, इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलिए पढ़िए, शुरू करिए। मृदा संगठन, सॉइल कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ सॉइल। जो कंपोजिशन है मृदा का, वो 4 महत्वपूर्ण पदार्थों से होता है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ है खनिज पदार्थ, मिनरल मैटर, खनिज पदार्थ। ठीक है, कितना परसेंट पाया जाता है सॉइल कंपोजिशन में? जितना आप काट लेंगे सॉइल की, उसके अनुसार 40 to 45% आप पाएंगे कि उसमें खनिज पदार्थ है, मिनरल मैटर है। ठीक, दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ, ह्यूमस या ऑर्गेनिक मैटर आप कह सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर या कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर या कार्बनिक पदार्थ कितना होता है? 5 से 10% होता है। ठीक है, उसके बाद चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट जो होता है वो होता है सॉयल एयर। सॉयल एयर यानी मृदा वायु कितना पाई जाती है पूरे मृदा संगठन में? तो 25%। मृदा संगठन का ही सॉयल वाटर भी होता है। कितना परसेंट सॉयल वाटर पाया जाता है मृदा संगठन में? तो आप बताएंगे 25%। यानी खनिज पदार्थ जो मृदा संगठन होता है, कंपोजिशन होता है, उसमें 40 to 45% होता है। ह्यूमस कितना होता है? तो 5 से 10%। ह्यूमस क्या होता है ये जान लीजिए। जैव पदार्थों के सड़ने गलने से ह्यूमस या ऑर्गेनिक मैटर तैयार होता है, वो 5 से 10% होता है। ठीक है, उसके बाद सॉयल एयर पाया जाता है 25% मृदा संगठन में, फिर सॉयल वाटर पाया जाता है 25%। ये मेजर चीजें हैं, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं मृदा के संगठन में भाग लेती हैं। बाकी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे मृदा जीव कुछ पाए जाएंगे। उसके बाद मृदाओं में जो अभिक्रिया होगी, उससे मृदा संगठन अलग तरीके से होगा, उससे भी कुछ कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। लेकिन 4, ये पहला जो है पीसीएस और आरओ में पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। तो पहला बहुत महत्वपूर्ण है, खनिज पदार्थ कितना परसेंट है मृदा संगठन में? 40 से 45%। ह्यूमस या ऑर्गेनिक मैटर 5 से 10%। सॉयल एयर और सॉयल जो वाटर है ये 25%। ठीक है, यहीं पे थोड़ा सा हम लोग सॉयल टेक्सचर भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए बजरी है, आप कह सकते हैं बजरी, ग्रेवल बोलते हैं बजरी। बजरी है तो जो इसका व्यास होगा 5 mm से अधिक व्यास वाले कण को बजरी बोलेंगे। 5 mm से कम व्यास की तरफ चलते हैं जब 2 mm से 5 mm के व्यास के कण को हम लोग बोलते हैं क्या? बारीक बजरी। क्या बोलते हैं? बारीक बजरी। तीसरे नंबर पे इससे जो पतला होगा वो हो जाएगा 0.200 से लेकर 2 mm तक। क्या हो जाएगा इसके बाद? तीसरे नंबर पे मोटी बालू कहलाएगा। मोटी बालू कितने पे कहलाएगी? 0.2 mm से 2 mm तक। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तब अगला टर्म आता है बारीक बालू। बारीक बालू का क्या टेक्सचर होता है देख लीजिए यहीं पे। बारीक बालू का जो टेक्सचर होता है 0.02 mm से लेकर 0.2 mm तक होता है। ठीक है, उस बारीक बालू के बाद जो अगला आता है उसको बोलते हैं गाद। गाद यानी सिल्ट बोलते हैं। गाद का जो व्यास होता है कणों का वो होता है 0.02 से लेकर, देखिए यहां पे 0.002 है, एक मिनट गाद देख लीजिए। 0.002 से लेकर 0.02 mm तक जो व्यास होता है वो गाद का होता है। गाद से नीचे अगली आती है जो, वो आती है आपकी चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी के कणों का जो व्यास होता है 0.002 से कम। ठीक है, तो ये टेक्सचर हो गया सॉइल का। सॉइल के टेक्सचर में अगर आप जाएंगे तो 5 mm से अधिक का हो जाएगी बजरी। बारीक बजरी 2 से 5 mm। मोटी बालू कितना हो जाएगा? 0.2 से 2 mm तक। बारीक बालू जो हो जाएगा 0.02 से 0.2 तक। गाद का बहुत बार पूछा गया, 0.002 से लेकर 0.02 mm तक अगर कोई कण है या कणों का व्यास है तो वो गाद कहलाएगा। चिकनी मिट्टी कब कहलाएगी? 0.002 mm से कम व्यास वाले कणों का आकार अगर है तो वो चिकनी मिट्टी में बदल जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहीं पे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं, फिर हम अपने पैटर्न पे आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो राष्ट्रीय खरपतवार, यहां पे हम लिख दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान संस्थान, विज्ञान अनुसंधान केंद्र।
इस कहां पर स्थापित है, ये आपको बहुत बार पूछा जा चुका है। तो जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थापित है। कहां पे? जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थापित है। अगला जो है इसी से संबंधित एक और देख लीजिए संस्थान, बहुत महत्वपूर्ण है। ये है राष्ट्रीय आप लिख लीजिएगा पौध संरक्षण, राष्ट्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान। यहां पे आप पूरा संस्थान लिख लीजिएगा। तो राष्ट्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण जो संस्थान है, इसकी स्थापना की गई है हैदराबाद में। कहां पर की गई है? हैदराबाद में इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। मन करे तो आप ये लिख लीजिएगा 1966 में इसकी स्थापना हुई है। अगला जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है पौध संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय। सॉरी, भंडारण है ये, भंडारण कर लीजिएगा, भंडारण निदेशालय। ठीक है। तो पौध संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय की जो स्थापना हुई है वो फरीदाबाद में की गई है। कहां पर? फरीदाबाद हरियाणा में की गई है। कहां पे? फरीदाबाद हरियाणा में इसकी स्थापना हुई है। कौन सा? पौध संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय। इसी के साथ एक और देख लीजिएगा, अगला आगे लिखा हुआ है राष्ट्रीय समेकित कीट प्रबंध अनुसंधान केंद्र बोलते हैं। ठीक है, फिर से पढ़ लीजिएगा, राष्ट्रीय समेकित कीट प्रबंध अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थापित किया गया? IRI दिल्ली में स्थापित किया गया है। ठीक है, IRI दिल्ली में स्थापित किया गया है। इसी के साथ एक और देख लीजिएगा, हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज। ठीक है, हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी कहां पर स्थापित है? तो भोपाल में बताना होगा आपको स्थापित है। भोपाल कहां पे? मध्य प्रदेश में। तो हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी कहां स्थापित है? भोपाल में, मध्य प्रदेश में। बहुत पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से आपको याद कर लेना है। इसी के साथ देख लीजिएगा थोड़ा सा और, जैसे कीटनाशक अधिनियम आया था। एक कीटनाशक जो अधिनियम आया था 2 बार अब तक आ चुका है। एक बार 1968 में आया था, उसके बाद 72 में इसको संशोधित कर दिया गया था। उसके बाद एक आया था कीट एवं जीवाणु अधिनियम, कीट एवं जीवाणु अधिनियम आया था। ये भी आपको याद कर लेना है। कब आया था? तो 1914 में ये आया था, कीट एवं जीवाणु अधिनियम आया था। तो आप देखिए, राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र हमने जबलपुर बता दिया। पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में है। पौध संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय फरीदाबाद में है। राष्ट्रीय समेकित कीट प्रबंध अनुसंधान केंद्र हमने दिल्ली बता दिया है। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भोपाल मध्य प्रदेश में है। कीटनाशक 1968 और 72 में आया है अधिनियम। कीट एवं जीवाणु अधिनियम जो आया है 1914 में आया है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, भूमि सुधारक। जैसे मान लीजिए अम्लीय मृदा है, भूमि सुधारक में आपको बता देना, जैसे अम्लीय मृदा। अब आप कहेंगे अम्लीय मृदा कैसे बनती है, तो आपको बता दें, जहां पर अधिक वर्षा होती है वहां पर क्या होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह पानी में बस बह जाते हैं, वॉश आउट हो जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, पानी में जब मिट्टी पर जब ज्यादा बारिश होती है तो मैग्नीशियम वगैरह कैल्शियम वगैरह बह जाते हैं, जिसकी वजह से इसका पीएच जो मान होता है वो कम हो जाता है, 6.5 से कम होने लगता है, तब उसको अम्लीय मृदा कहते हैं। हालांकि मेन पॉइंट ये है कि अम्लीय मृदा अगर कहीं पे है तो उसका भूमि सुधार कैसे किया जा सकता है, तो CaCO3 को डालकर हम क्या कर सकते हैं, अम्लीय मृदा को सामान्य मृदा में बना सकते हैं। इसको बोलते हैं कैल्सिक चूना पत्थर। तो कैल्सिक चूना पत्थर मार्केट में आता है, ले आइए और अम्लीय मृदा में डाल दीजिए तो आपका भूमि सुधार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। या आप चूना पत्थर केवल लाके डाल सकते हैं, चूना पत्थर डाल सकते हैं, या आप बुझा चूना डाल सकते हैं, यानी जिसको CaO कहते हैं, चूना पत्थर या बुझा चूना एक ही है तो CO कहते हैं, वो डाल सकते हैं। तो याद रखिएगा, अगर मिट्टी अम्लीय है तो आपको क्या डालना है, CaCO3 यानी कैल्सिक चूना पत्थर डालना है, या चूना पत्थर डालना है, या बिना बुझा चूना यानी CaO लाके आपको डाल देना है। अगर कहीं पर क्षारीय मृदा है या लवणीय मृदा है, मतलब नमकीन मृदा है या क्षारीय मृदा है, तो आपको क्या करना है, उसके लिए सबसे अच्छी चीज है जिप्सम लाके डाल दीजिए।
जिप्सम लाके आप जब डाल देंगे, अच्छा जिप्सम के अलावा अगर आपको जिप्सम नहीं मिलता तो आप पाइराइट डाल सकते हैं, ठीक है। जिप्सम या पाइराइट का प्रयोग करेंगे आप तो भूमि का सुधार हो जाएगा। मतलब ये जो अम्लीय मृदा है, क्षारीय मृदा है, ये भूमि दोष है आप कह सकते हैं। इसको सुधार करके ही आप कोई फसल अच्छे से उगा सकते हैं। तो जिप्सम या पाइराइट डालने से क्षारीय या लवणीयता दूर हो जाती है। और अगर आप कैल्सिक चूना पत्थर या चूना पत्थर या बिना बुझा चूना डाल देते हैं तो अम्लीय मृदा समाप्त हो जाती है, उसका अम्लीयपन समाप्त हो जाता है, पीएच वैल्यू सही आ जाती है, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए कोई तेजाबी मृदा है, कहीं पर ज्यादा अम्लीय मृदा हो गई है, तेजाबी मृदा बन गई है, उसके लिए आपको क्या प्रयोग करना पड़ेगा? कैल्शियम सुपर फास्फेट, कैल्शियम सुपर फास्फेट लाके डाल देंगे तो सही हो जाएगा। मृदा सुधार से बहुत प्रश्न आते हैं तो इसको ध्यान से आपको याद कर लेना है। ये जो आपको दिख रहा है बोर्ड, इस पे बोर्ड पे ये बहुत बार पूछा गया है तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो मृदा परिच्छेदिका यानी सॉइल प्रोफाइल, यहां पे आप इंग्लिश कर सकते हैं, इंग्लिश सरल पड़ेगी। सॉइल प्रोफाइल क्या होती है ये देख लीजिए आप, ठीक है। सॉइल प्रोफाइल देखिए, सॉइल प्रोफाइल में 5 पार्ट होते हैं। पहला होता है O A B C D, इसमें D नहीं बना हुआ है तो इसके नीचे D हो जाएगा, ठीक है। जो जैविक क्रियाएं होती हैं वो O A B C तक अधिकतम होती हैं। D में कोई भी जैविक क्रिया नहीं होती है, वो मिट्टी का मूल पदार्थ होता है। यहाँ पे बात करेंगे वो, देखिए यहाँ पे मिट्टी बनी हुई है, ऊपर ये लगे हुए हैं, क्या कहते हैं, पौधे लगे हुए हैं। वो जो आप देख रहे हैं वो वाला पोर्शन ये देख रहे हैं 0 से 2 किलोमीटर के आसपास जो देख रहे हैं आप, होरिजन 2 मीटर तक, सॉरी, ठीक है। जो ये आप देख रहे हैं वो लेवल जो है मृदा परिच्छेदिका का, इसमें क्या होता है, इसमें कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जैविक पदार्थ पाए जाते हैं प्रचुर मात्रा में, या आप कह सकते हैं ह्यूमस पाया जाता है। जो फसल है उसको बढ़ाने के लिए यहीं से उसको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। ए लेवल जो होता है इसको ऊपरी मृदा के नाम से जानते हैं, या ऊपरी परत के नाम से जानते हैं, या ऊपरी मृदा के नाम से इसको जानते हैं। जो पौधों की जड़ें होती हैं, अधिकांश जो छोटे पौधे हैं उनकी जो जड़ें होती हैं अधिकतर यहीं तक पहुंच पाती हैं, बहुत कम होती हैं जो कहां तक जा पाती हैं, बी प्रोफाइल तक जा पाती हैं, ठीक है। तो जो ए होता है यहां तक मृदा की जड़ें पहुंचती हैं, यहां से भी न्यूट्रिएंट लेती हैं। कुछ बड़े पौधे होते हैं जिनके जो जड़ें होते हैं बी तक पहुंच जाती हैं। इसको सब सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? सब सॉइल यानी अधो मृदा के नाम से भी जानते हैं। सी जो प्रोफाइल है, अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट और सल्फेट के लवणों का जमाव पाया जाता है, मिनरल्स का जमाव पाया जाता है। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट और सल्फेट का जमाव पाया जाता है। इसके नीचे जो डी है, डी में कोई भी जैविक क्रिया नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। ये मूल, पृथ्वी का मूल पदार्थ यहां पर पाया जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। मूल पदार्थ पाया जाता है यानी पेरेंट मटेरियल पाया जाता है, जो जन्म हुआ है वैसा मटेरियल पाया जाता है। तो मृदा परिच्छेदिका में कितने लेयर्स होती हैं? तो आपको बताना है 5 लेयर्स होती हैं, O A B C D। ओ लेवल जो होती है जैविक क्रियाओं के लिए होती है, ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थ वगैरह पाए जाते हैं। ए उससे थोड़ा सा अंदर होती है, पौधों की जड़ें वहां से पहुंचती हैं, न्यूट्रिएंट लेती हैं। बी में बड़े पौधों की जड़ें पहुंचती हैं जो मूसला जड़ वगैरह होती है। सी तक कोई जड़ नहीं पहुंचती है, वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट और सल्फेट का जमाव पाया जाता है। ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। डी में कोई जैविक क्रिया नहीं होती, ये भी ध्यान रखिए। ये मृदा परिच्छेदिका हो गई। अगला पॉइंट, पोषण के लिए आवश्यक तत्व। देखिए, पोषण के लिए जो आवश्यक तत्व हैं इनको 3 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है मेजर न्यूट्रिएंट। क्या होता है? मेजर न्यूट्रिएंट पहले भाग में बांट दिया जाता है। दूसरे भाग में जो बांटा जाता है वो होता है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, और तीसरे भाग में जो आता है उसको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। मिट्टी पोषण के लिए आवश्यक तत्व क्या है, बात ये हो रही है। तो यहीं पे आप देख लीजिए थोड़ा सा कि जो मिट्टी है उसमें कार्बन जो होता है, नॉर्मली कार्बन तो होगा ही होगा, वो कार्बन की जो मात्रा होती है मिट्टी में वो लगभग 45% होती है। ऑक्सीजन होता है मिट्टी में, ऑक्सीजन की मात्रा 43% होती है, ठीक है। उसके बाद एक हाइड्रोजन भी होता है यहाँ पे, ठीक है। तो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन की जो मात्रा होती है वो लगभग 6% के आसपास होती है। तो ये मिट्टी के लिए
ऑलरेडी तत्व हो गए, लेकिन पोषण के लिए कौन कौन से तत्व और चाहिए, उनको 3 भागों में बांटा गया, मेजर न्यूट्रिएंट, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। यहां पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं मेजर न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं। एनपीके मेजर न्यूट्रिएंट के अंतर्गत आते हैं, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जो होता है ये मेजर न्यूट्रिएंट के अंतर्गत आता है। मृदा को कितना चाहिए होता है, 1 से 3% तक हमको क्या चाहिए होता है, नाइट्रोजन चाहिए होती मृदा में, जो उसके लिए आवश्यक है। फास्फोरस की कितनी जरूरत है, 0.5 से लेकर 1% तक हमको चाहिए होती है मृदा में। क्या चाहिए होता है, हमारा फास्फोरस चाहिए होता है। पोटाश की कितनी मात्रा चाहिए होती है, तो 0.3 से लेकर 6% तक चाहिए होती है। ठीक है, देखिए यहां पे जब आप परसेंट जोड़ेंगे तो ये 8 6 14 हो जाएगा, 94%। बाकी 6% में सारे ये चीजें आ जाती है, मेजर न्यूट्रिएंट, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो जो मेजर न्यूट्रिएंट में हमको चाहिए कितना चाहिए, देखिए ये 3 चीजें तो क्लियर हो गई, कार्बन 45, ऑक्सीजन 43, हाइड्रोजन 6%। उसके बाद नाइट्रोजन 1 से 3% के आसपास होना चाहिए, नहीं कम होता है तब हम लोग यूरिया का छिड़काव करते हैं या कोई रासायनिक उर्वरक डालते हैं। ठीक है, ऐसे ही पोटेशियम, फास्फोरस की कितनी मात्रा चाहिए होती है, 0.5 से 1। के की कितनी मात्रा चाहिए होती है, यानी पोटाश की कितनी मात्रा चाहिए होती है, 0.3 से लेकर 6% तक ये चल जाता है। हालांकि 6 नहीं है, नहीं तो आप जोड़ने लगे 100 से ज्यादा निकल जाए। 0.3 से 6 तक इसकी मात्रा हो सकती है, तो फिर इधर उधर थोड़ा सा कोई कम ज्यादा हो सकता है। इसके बाद द्वितीय पोषण में जो आता है वो आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है, ध्यान रखिएगा। दूसरी एक पोषक तत्व 1 से लेकर 1.4% तक हो सकता है कैल्शियम। मैग्नीशियम 0.05 से हो सकता है 1% तक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सल्फर की मात्रा 0.5 से लेकर 1.5% तक हो सकती है। ये सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है। पूछता है मेजर न्यूट्रिएंट कौन कौन है, तो आपको बताना होगा ये एनपीके है। सेकेंडरी कौन है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर है। माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं, इनमें ज्यादा होता है, तो इनमें आयरन आता है। इनकी मात्रा हम नहीं बताएंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में हो जाएगा, पूछता भी नहीं है। आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, यानी कि जैसे आयरन है, तो मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, 100 ppm होता है, पार्ट्स पर मिलियन होता है, मिलियन पार्ट्स के हिसाब से होता है, इतना आयरन होना चाहिए। तो मैग्नीज हो गया, आयरन हो गया, बोरान की जरूरत पड़ती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंतर्गत आता है। तांबा हो गया, माइक्रो न्यूट्रिएंट में आता है। जिंक हो गया, माइक्रो न्यूट्रिएंट में आता है। मॉलिब्डेनम हो गया, क्लोरीन हो गया, क्लोरीन और मॉलिब्डेनम। ठीक है, ये सब क्या हो गए, माइक्रो न्यूट्रिएंट हो गए, किसके, पोषण के लिए जो आवश्यक तत्व है हमारे पृथ्वी को, उसके लिए। ये चीजें आपको याद करनी है, इंपॉर्टेंट है, 100% आरओ में आता है, ध्यान रखिएगा। हर बार आया है, आप पेपर उठा के देख लीजिए। कार्बन जरूर याद कर लीजिएगा, कुछ नहीं तो आप ये याद कर लीजिए, ये याद कर लीजिए, बल्कि आप आगे छोड़ देंगे तो चल जाएगा। लेकिन कार्बन कितना होता है, 45% होता है। ऑक्सीजन 43, हाइड्रोजन 6। उसके बाद मेजर न्यूट्रिएंट आता है नाइट्रोजन। इसकी कमी होने पे हम लोग यूरिया वगैरह डालते हैं, एनपीके वगैरह डालते हैं। तो पी कितना है, 0.5 से 1। के कितना है, 0.3 से 6 तक। एनपीके जो उर्वरक आता है उसको हम लोग डालते हैं, यूरिया डालते हैं, डाई अमोनियम फास्फेट डालते हैं, डीएपी वगैरह जिसको बोलते हैं, वो सब डाला जाता है। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, मात्रा आप देख ही चुके हैं। माइक्रो में आता है आयरन, मैग्नीज, बोरान, तांबा, जिंक, क्लोरीन और मॉलिब्डेनम आता है। ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई दोरा नहीं, याद कर लीजिएगा। लिख के अच्छे से 2-3 बार याद करेंगे, बिल्कुल याद हो जाएगा। अगले पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं और पौधे में उनका कार्य क्या है। जैसे हमने अभी देखा कि एनपीके है मेन चीज। मान लीजिए नाइट्रोजन है, तो उसका काम क्या है, पौधों की वृद्धि करना, इसका मेन काम है। क्या करना, पौधों की वृद्धि करना और प्रोटीन उत्पादन में सहायता करना। जो प्रोटीन रिच होते हैं उनमें ज्यादा एन पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। तो प्रोटीन उत्पादन और पौधों की वृद्धि करना इनका मेन काम है नाइट्रोजन का। फास्फोरस की बात करें तो ये जड़ों के विकास में योगदान करते हैं, जड़ों के विकास करने का काम करते हैं। फलों को शीघ्र पकाने में काम करते हैं। किसके, फलों को शीघ्र पकाने में
फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है, तो ये आपको याद रखना है। अब बात आती है पोटास का काम क्या है। उच्च गुणवत्ता का अगर फल चाहिए या उच्च गुणवत्ता की फसल चाहिए तब आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, पोटास की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, इसी के द्वारा पानी का उचित अवशोषण भी किया जाता है। पानी का कितना अवशोषण करना है, उचित अवशोषण करने के लिए के जरूरी है, के यानी पोटास जरूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं सल्फर की। सल्फर की क्या आवश्यकता है हमारे शरीर में, प्रोटीन और तेल यानी वसा के निर्माण के लिए आवश्यक है। प्रोटीन एवं वसा के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। अगर प्रोटीन निर्माण हो रहा है, तेल बन रहा है किसी पौधे में जैसे सरसों है, तो वहां पे सल्फर की मात्रा काफी चाहिए होती है। कैल्शियम की क्या आवश्यकता पड़ती है, कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन अगर होना है तो कैल्शियम बहुत जरूरी है, नहीं तो सेल डिवीजन सही से नहीं होगा। कोशिका विभाजन और कोशिका की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ सेल बनाने में भी कैल्शियम की बहुत आवश्यकता होती है। जैसे हम लोगों के भी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, आप जानते हैं। यहीं पे एमजी की बात कर लेते हैं जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है। क्लोरोफिल का ये महत्वपूर्ण क्या है, क्लोरोफिल का महत्वपूर्ण तत्व है, क्लोरोफिल की जरूरत है। अच्छा, एमजी से ही एक चीज क्या होती है, ऊर्जा का स्थानांतरण भी होता है, ध्यान रखिएगा। ऊर्जा का जो स्थानांतरण एक जगह से दूसरे जगह में होता है पौधों में, वो एमजी यानी मैग्नीशियम के द्वारा ही होता है। अगला पॉइंट है बीओ यानी बोरान है। बोरान में क्या क्या काम है, कोशिका भित्ति का विकास करता है। क्या करता है, कोशिका भित्ति का विकास करता है और बीजों की वृद्धि में सहायक होता है। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वही हम बता रहे हैं। एफई का काम क्या है, जैसे आयरन है तो श्वसन का मेन काम जो आयरन देखता है। उसके बाद ये क्लोरोफिल के उत्पादन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्लोरोफिल के उत्पादन में। अगला बात कर लें एमओ के मॉलिब्डेनम की बात कर लें हम लोग, तो दलहनों में अगर दलहन का कोई प्लांट है उसमें जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, अभी हम लोग इसको देखेंगे, ध्यान रखिएगा। ये सब पूछे जा चुके हैं, जो बता रहे हैं, जो नहीं पूछे गए वो छोड़ ही दिए बल्कि, ठीक है। उसके बाद आती है जेडएन की बारी, जेडएन जिंक की बारी आती है। ये काम क्या करता है, एंजाइम की जो क्रिया विधि है उसको कंट्रोल करने में यानी सक्रियता में, ठीक है। अच्छा, कोबाल्ट का काम क्या है, ये भी देख लीजिए। विटामिन B12 जो होता है उसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका कोबाल्ट आपका अदा करता है। Na जो होता है वो काम क्या करता है, सूखा जो प्रतिरोधक क्षमता है, सूखा प्रतिरोध क्षमता उसको बढ़ाता है, वृद्धि करता है। मान लीजिए पानी सूख गया है तो सूखा प्रतिरोधक क्षमता को पौधों में वृद्धि कर देता है। और एक महत्वपूर्ण काम क्या करता है, ये बहुत बार पूछा गया है, स्टोमेटा को खोलने का काम करता है। जो स्टोमेटा आपने देखा होगा कुछ इस तरह, इससे बन जाए तो ठीक है, अरे नहीं बन पा रहा है, बहरहाल ऐसे होता है स्टोमेटा। ये स्टोमेटा खुलता है, तभी वाष्पोत्सर्जन वगैरह होता है। तो ये स्टोमेटा जो होता है उसको खोलने में वृद्धि करता है यानी काम करता है। ये चीज हो गया, मुख्य पोषक तत्व हो गए और पौधों में कार्य हो गया। अब आगे देखते हैं क्या पॉइंट है हम लोगों का। तो पूर्ण खाद, अगला देखिए, खाद वगैरह से बहुत प्रश्न आने लगे हैं तो ध्यान से पढ़िएगा। पूर्ण खाद क्या होता है, पौधों में सभी आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति करने वाले को क्या कहते हैं, पूर्ण खाद कहते हैं। यानी पोषक, संपूर्ण पोषक तत्व जो पूर्ति कर दे, पोषक तत्वों की जो पूर्ति कर दे उसको क्या कहेंगे, पूर्ण खाद कहेंगे। पूर्ण खाद में क्या आता है, जैसे गोबर की खाद आती है, गोबर की खाद में सभी चीजें पाई जाती हैं। इसमें कृत्रिम खादें नहीं आएंगी, रासायनिक खादें नहीं आएंगी, ठीक है। इसमें गोबर की खाद स्पेशली आ जाएगी। कंपोस्ट आ जाएगी। कंपोस्ट क्या है, किसी भी कचरे को दबा दीजिए तो वो कंपोस्ट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। हरी खाद आ जाएगी, यहीं पे हरी खाद भी संपूर्ण खाद के अंतर्गत आ जाएगी, ठीक है। एक समुद्री पक्षी हैं, उनके द्वारा जो बीट किया जाता है उसका नाम होता है ग्वानो। ये जो ग्वानो होता है बहुत ही अच्छी एक पूर्ण खाद है, ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा, समुद्री पक्षी जो होते हैं उनके द्वारा जो बीटिंग क्रिया होती है ग्वानो। ऐसे ही आपने देखा होता है भेड़ बकरी को भी, भेड़ बकरी जो होती हैं उनको भी खेत में लोग बैठाते हैं। उनके जो मलमूत्र होते हैं, उनकी जो मल त्याग होते हैं, उनसे बहुत अच्छी पूर्ण खाद मिलती है। आपने देखा होगा बकरी वगैरह को लोग बैठवाते हैं, आज के जमाने में कम बैठवाते हैं, पहले 2-3 दिन तक अपने खेत दे देते थे कि बकरी को बैठाइए और हमसे आप पैसा ले लीजिए। तो वो पैसा लेते थे, बकरी को वहां रोकते थे, 1-1.5 हजार, तब तो कम लेते रहेंगे 500-600 रुपए। हालांकि अगर गांव के लोग आप लोग हैं तो जरूर आपने बकरी को बैठवाते हुए देखा। जिनके पास बकरी है उनसे बैठवाते हैं, हमारे खेत में बैठा दीजिए और उसकी उर्वरा शक्ति खेत की बढ़ जाती है। अब बात आती है हरी खाद। हरी खाद क्या होती है, हरी खाद का है कि जो
फसलें जो हैं शीघ्र तरह से जल्दी से उग जाएं और बड़ी होकर जल्दी से उनको जोत कर मिट्टी में दबा दिया जाए, वो हरी खाद है। अगर हरी खाद बात करें कि इस शब्द को बोलते हैं ग्रीन मैन्योरिंग। क्या बोलते हैं? ग्रीन मैन्योरिंग बोलते हैं, ग्रीन मैन्योरिंग बोलते हैं। इसमें क्या क्या आता है? जैसे आपने सुना होगा ढैचा, ढैचा आता है, सैजी आता है। अच्छा, सैजी जो है, ध्यान रखिएगा, जो सैजी है ये बहुत महत्वपूर्ण हरी खाद है, ठीक है। सबसे अधिक नाइट्रोजन इसी से मिलता है, सैजी से। अब बाकी उड़द है, मूंग की दाल है, सॉरी मूंग की दाल नहीं, मूंग है, मतलब दाल निकाल लेंगे तो फिर खेत में, हरी खेत में जोत दिया जाता है इन सबको। जैसे ढैंचा है, ढैंचों को उठाया, बोया, लगाया, उसको उसी में जोत दिया और कुछ दिन दबा रहने दिया तो वो क्या बन जाएगी? हरी खाद। ऐसे सैजी है, ये सैजी है, ध्यान रखिएगा, सैनी नहीं, सैजी। उड़द है, उड़द को भी बोकर कभी कभी दबा देते हैं हम लोग, फसल के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, उड़द की दाल भी लेते हैं। ऐसे मूंग को दबा दिया जाता है, लोबिया को दबाया जा सकता है। ये सब जब हरे रूप में बड़े हो जाए उनको खेत में जोत दिया जाता है और दबा दिया जाता है तो वो हरी खाद बन जाते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो बात करते हैं रासायनिक खाद क्या होती है। जैसे आप लोग बहुत सारी रासायनिक खादों के बारे में जानते होंगे, जैसे सबसे फेमस आप यूरिया के बारे में जरूर जानते होंगे, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के भी बारे में आप खाद के बारे में जानते होंगे, सिंगल सुपर, लिख दे रहे हैं पूरा, सुपर फास्फेट के बारे में भी आप जानते होंगे अच्छे से। ये सब क्या है? रासायनिक खादें हैं। ऐसे डाई अमोनियम फास्फेट के भी बारे में, डीएपी के बारे में आप जानते होंगे, एनपीके के बारे में आप लोग जानते होंगे और एनपी मिश्रण के बारे में जानते होंगे, जिंक सल्फेट के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। ऐसे बहुत सारी रासायनिक खादें हैं। यूरिया की अगर बात करें तो इसमें 46% नाइट्रोजन पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की बात करें तो इसमें 25% जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। सिंगल सुपर फास्फेट वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें 16% फास्फोरस पाई जाती है, फास्फोरस के लिए ज्यादातर इस्तेमाल होती है। ऐसे डीएपी की अगर आप बात करेंगे, डाई अमोनियम फास्फेट की, तो इसमें जो तत्व होता है, नत्रजन होता है यानी नाइट्रोजन होता है, वो 16% होता है। 16% सॉरी 18% होता है, 16% जो होता है वो फास्फोरस होता है इसमें डीएपी में। एनपीके में क्या होता है ये भी देख लीजिए, 15-15-15 सभी चीजें, 15 नाइट्रोजन, 15 फास्फोरस, 15 पोटास, ठीक है। तीनों चीजें इसमें पाई जाती हैं। कितना? 15-15-15। अगर इसी के आगे हम जिंक सल्फेट की बात करें तो जिंक सल्फेट जो होता है, जिंक जो पाया जाता है वो लगभग 21% होता है। तो ये हो गई रासायनिक खाद, उर्वरक हो गए जो हम डालते हैं बाहर से और उगा लेते हैं। इसके पहले जो हम लोगों ने हरी खाद वगैरह पढ़ा वो जैविक खेती है। वो जैविक खेती के द्वारा जो खाना होता है वो ज्यादा अच्छा होता है, जो फसल होती है अच्छी होती है। फसल से अच्छी तो रासायनिक खाद से ज्यादा होती है, लेकिन उससे क्या होता है कि जैविक अनाज हमको मिलता है, मतलब शुद्धतम। अब बात आती है बायोगैस प्लांट। इसको कहीं कहीं गोबर गैस के भी नाम से जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं ये तो आप जानते ही हो, गोबर गैस या बायोगैस संयंत्र इसको बोलते हैं, गोबर गैस के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, कूड़ा करकट डाल देते हैं, फलों के छिलके डाल देते हैं, जलकुंभी डाल देते हैं, गोबर डाल देते हैं। इससे जो है क्या करते हैं हम लोग, गैस का निर्माण करते हैं। गैस का जो निर्माण होता है उसमें से 50 से 60% कौन सी गैस बनती है? मीथेन गैस। और ये पॉइंट पीसीएस में 2-3 बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। आरओ में भी एक बार पूछा जा चुका है, मेंस में। उसके बाद 30 से 40% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। उसके बाद बनती है 6 से 10% हाइड्रोजन बनती है, ठीक है। उसके बाद 2%, 1 या 2% जो है वो नाइट्रोजन गैस बनती है। ये सभी ज्वलनशील गैसें हैं, ध्यान रखिएगा, ज्वलनशील गैसें। यही ज्वलनशील गैसों का जब हम बायोगैस गोला गोला बनाते हैं और उसमें लाके गोबर डालते हैं, जलकुंभी डाल सकते हैं, कुछ कूड़ा करकट है, किसी खाने बोने का छिलका है, वो सब हम लोग जब डालते हैं तो इसको सड़ाकर जो गैस बनाई जाती है वही बायोगैस प्लांट होती है। कभी कभी अगर आप इसके पास से गुजरेंगे तो बदबू में आती है। अगर इस पे आप रोटी कभी सेकेंगे तो उसमें भी गोबर की स्मेल आ जाती है, ऐसा मैंने देखा है, ठीक है। तो 50 से 60% मीथेन होती है, 30 से 40% जो होती है CO2 बन जाती है, 6 से 10% हाइड्रोजन बनती है, 1 से 2% नाइट्रोजन। पहला आप जरूर याद कर लीजिएगा, बाकी याद करिए या ना याद करिए, वेरी इंपॉर्टेंट है कि इससे प्रश्न आता ही आता है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए, नाइट्रिफिकेशन क्या होता है कि जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको पृथ्वी में किसी तरह से जैव पदार्थ, मतलब जो बैक्टीरिया वगैरह है उनसे बदला जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए सीधे सीधे ये अमोनियम नाइट्रोजन है,
आप देख रहे हैं ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है जो वायुमंडल में पाई जा रही है। इसको क्या करते हैं, पहले इधर से हम देखते हैं, पहला ये काम देखेंगे तो यहाँ पे ये पौधा लगा हुआ है। पौधा आप देख रहे हैं, पौधों की जड़ों में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ये वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है उसका नाइट्रोजन फिक्सेशन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जो बैक्टीरिया पौधों की जड़ों में रहते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने लगते हैं। और जैसे ही आगे बढ़ता है प्रक्रिया, उसके बाद ये सॉइल में हो रही है तो सॉइल में भी कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, नाइट्रोजन जो होता है, जब नाइट्रोजन फिक्सेशन होने लगता है तो उसका अमोनिफिकेशन हो जाता है, यानी अमोनिया में बदल जाता है NH4 में। तो यहाँ पे क्या था, नाइट्रोजन यहाँ से आया, बैक्टीरिया ने बदलने की कोशिश की और आगे गया, सॉइल में गया, फिर से मृदा में बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया सॉइल के हैं उन्होंने बदला, तब बन गया NH4+ यानी अमोनियम बन गया। और नाइट्रोजन से अमोनियम बनने की इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अमोनिफिकेशन के नाम से जानते हैं, अमोनिफिकेशन के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद आगे चला, फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया सॉइल वाले मिल गए, तब उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, नाइट्रेट में। किसमें कन्वर्ट हो गया, अमोनियम नाइट्रेट में। फिर से नाइट्रिक बैक्टीरिया सॉइल के अंदर क्या कर देते हैं, उसको फिर से नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, और यही नाइट्रेट फॉर्म में हमारा पौधा जो है एसिमिलेट कर लेता है, यानी स्वांगीकरण कर लेता है। जैसे आप जानते हैं हम लोग प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन के रूप में हमारी बॉडी नहीं लेती, किसी दूसरे तत्व के रूप में लेती है। ऐसे पौधा सीधे नाइट्रोजन को अपने रूप में सभी पौधे नहीं ले सकते हैं। पौधे जो होते हैं वो जो नाइट्रोजन का ग्रहण करते हैं वो नाइट्रेट के रूप में करते हैं। किस रूप में, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। तो अमोनियम से जब नाइट्रेट में परिवर्तित हो गया तब ग्रहण कर लिया। कुछ पौधे ऐसे हैं उनकी जड़ों में ही पाए जाते हैं, तो डिकम्पोजर पाए जाते हैं, वो सीधे नाइट्रेट में बदल देंगे। यहां भी आप देख सकते हैं सीधे पौधों मतलब वायुमंडल से नाइट्रोजन लिया गया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया मिला और सीधे नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये एक क्या है, एक सेल है आप कह सकते हैं, एक साइकिल है आप कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में बदलकर अपने रूप में स्वांगीकरण कर लें, अपने रूप में ले लें। जिससे क्या होगा, अभी हमने आपको बताया था कि क्या किस काम आएगा नाइट्रोजन, अगर नाइट्रेट के रूप में लेगा तो पौधों की वृद्धि होगी, पौधों में उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन की क्षमता में वृद्धि होगी। ऐसे कौन से हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा नाइट्रोसोमोनास, एक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। ऐसे दूसरा नाम सुना होगा आपने नाइट्रोबैक्टर। ये सब क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, नाइट्रिफिकेशन का काम करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो आपको नाम बताया गया नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर। अच्छा, फिर उसके बाद एक शब्द होता है विनाइट्रीकरण भी। विनाइट्रीकरण भी किया जाता है, मतलब फिर नाइट्रेट से नाइट्रोजन बनाने की क्षमता। जैसे थायोबैसिलस का नाम आपने सुना होगा, इनमें जो है विनाइट्रिफिकेशन की डिनाइट्रिफिकेशन आप कह सकते हैं, उसकी बहुत ज्यादा क्षमता पाई जाती है। ऐसे स्यूडोमोनास आपने पढ़ा होगा, स्यूडोमोनास यहाँ पे लिख दे रहा है, स्यूडोमोनास आपने पढ़ा होगा। तो ये भी क्या है, डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। एक्रोमैक्टोबैक्टर है, एक्रोमोबैक्टर है, ये सब बहुत सारे हैं जो आपको बताया गया। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये डिनाइट्रिफिकेशन के लिए। अब बात यहाँ पे आती है जैव उर्वरक की। देखिए, जैव उर्वरक जो बायो फर्टिलाइजर होते हैं, ये क्या होते हैं आपको बता दें, भूमि की उर्वरक शक्ति को कुछ दिन तक यानी टिकाऊ बनाए रखने के लिए, ताकि सतत फसलों का उत्पादन हो सके, वैज्ञानिकों ने कुछ हितैषी जीवाणुओं की खोज की है। उन्हीं के द्वारा बायो फर्टिलाइजर बनाए जाते हैं दबाकर। जैसे नील हरित शैवाल है, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू बीजी ए बोलते हैं इसको, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल है, नील हरित शैवाल है। दूसरा क्या हो सकता है, जैसे आप कह सकते हैं एजोला है, ठीक है, एजोला है, एजोला है, ठीक है। तो ये सब क्या है, जैसे एजोडोबैक्टर है, राइजोमियम यहां पे लिख दे रहा है, एजेडोबैक्टर, एजेटोबैक्टर, ठीक है, और राइजोबियम हो गया। ये सब क्या है, जैव उर्वरक है। ये क्या करते हैं, इसको जैसे मान लीजिए धान की खेती करनी है, तो धान की खेत के लिए हम क्या करते हैं, बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी को लाते हैं और छिड़क देते हैं। काई के समान दिखता है, छिड़क देने से क्या होता है, वो बहुत तेजी से ग्रो करता है, बहुत छोटा होता है, काई के समान होता है, लेकिन ये नाइट्रोजन की बहुत अधिक मात्रा पौधों को दे देता है। तो ये धान की खेती से पहले इसको हम लोग लगभग 5 सेंटीमीटर पानी भरकर कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे समझ लेंगे, आप आगे समझ जाएंगे। बीजीए में बहुत सारे आते हैं, जैसे नास्टाक आता है आपका, एनाबीना आता है आपका, ठीक है, ओलोसिरा आता है। तो आइए देखते हैं, समझते हैं। जैसे नील हरित शैवाल आप देखिए, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है। ये इसका काम क्या होता है,
ये ऐसे जीवाणु, इनको साइनोबैक्टीरिया का, पहले आप समझ लीजिए, साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। ये क्या होते हैं ये समझ लीजिए, ये एक कोश की यानी यूनिसेलुलर क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं? यूनिसेलुलर बैक्टीरिया होते हैं, यानी जंतु होते हैं। इनको क्या किया जाता है? लाते हैं धान बोने से पहले, क्या करते हैं? धान की फसल के लिए इसको जो है लाके छिड़क देते हैं, अपने खेत में डाल देते हैं। इससे क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन, बहुत नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है और नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत अच्छे से हो जाता है। धान के लिए नाइट्रोजन की बहुत आवश्यकता है, तो उसके लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाता है। इसकी कई प्रजातियां हैं, जैसे आप देख सकते हैं नास्टाक है, एनाबीना है, और क्लोथ्रिक्स है, ओलोसिरा है। ये सब ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, बीजीए हैं। क्या है? बीजीए हैं, ओलोसिरा है। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। काई जैसे होते हैं, ये बैक्टीरिया है, ध्यान रखिएगा, यूनिसेलुलर बैक्टीरिया है। नाइट्रोजन फिक्सेशन बढ़ाने के लिए धान के खेतों में स्पेशली इनका प्रयोग किया जाता है। दूसरा आप एजोला देख रहे हैं, ये आपने देखा होगा नॉर्मली खेतों में क्या, अगर तालाब में आप गए होंगे तो जरूर देखा होगा। इसका भी प्रयोग धान के खेत में किया जाता है जैव उर्वरक के रूप में। इसमें क्या होता है? पानी भरे हुए तालाब में मिलते हैं, या आप खरीद के लाइए, इनको छिड़क दीजिए तो इनके बहुत सारे पौधे हो जाएंगे, बाद में जोत दीजिए और वो दबकर घास के रूप में बदल जाएंगे, ठीक है। इनके लिए 5 से 10 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता लगभग पड़ती है, इतना पानी। और टेम्परेचर भी अच्छा खासा चाहिए होता है, 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होगा, तभी ये बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। और बहुत तेजी से बढ़ने वाले पौधे होते हैं, इनकी गति जो होती है बहुत बहुत तेज होती है, ठीक है। नील हरित शैवाल से ज्यादा अच्छे एजोला आजकल माने जा रहे हैं। ऐसे आप एजेडोबैक्टर देख रहे हैं। एजेडोबैक्टर जो होता है, इसका जो प्रयोग किया जाता है स्पेशली, ये अमोनिया जो होता है उसको जो है अमोनिया, नाइट्रोजन को अमोनिया में ये परिवर्तित करने का काम करते हैं। नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करने का मेन काम करते हैं, ठीक है। ये पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं, आप ऊपर से लाके छिड़क भी सकते हैं, पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन को अमोनिया यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम ये भी कर रहे हैं। पौधों के जड़ों से जो उत्सर्जित पदार्थ होता है उनका ये खुद स्वयं प्रयोग कर लेते हैं। कभी कभी इनका जो प्रयोग होता है स्पेशली खाद्यान्नों में होता है, खाद्यान्न में गेहूं वगैरह किसी चीज में कर सकते हैं। तिलहन में इनका बहुत प्रयोग किया जाता है। नकदी जो फसलें होती हैं उसमें इनका प्रयोग बहुत होता है, नकदी फसलों में, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये पौधों का जो मेन जो हार्मोन्स होते हैं और ऑक्सिन्स होता है, जिब्रेलिन होता है और साइनोकोबालाइमीन है, उनको बढ़ाने में एजेडोबैक्टर मदद करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है राइजोबियम। ये एक दलहनी जैव उर्वरक है, दलहनी जैव उर्वरक है। ये आप कह सकते हैं जैव उर्वरक है, ठीक है। इनका मेन जो आप देखेंगे, ये दलहनी जो फसलें होती हैं उनकी जड़ों में पाए जाते हैं, ठीक है। मेन काम इसका। अच्छा, दलहनी जो फसलों की जड़ें होती हैं उसमें एक चीज पाया जाता है, उसको लेग हीमोग्लोबिन बोलते हैं। लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। एक तरह का ये प्लास्टिड है, प्लास्टिड यानी लवक है, एक तरह का लवक यानी कलर होता है, ठीक है। जड़ ग्रंथियों में दलहनी जो फसलें होती हैं उनमें ये पाया जाता है। यही वायुमंडल जो होता है उससे जो ऑक्सीजन होती है दलहनी फसलें ग्रहण करती हैं और श्वसन क्रिया के लिए यही जो ऑक्सीजन होती है वो यूज की जाती है। तो इसका मेन काम कार्बनिक पदार्थ के लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह के लिए राइजोबियम का प्रयोग किया जाता है। अपने आप भी पाए जाते हैं, ऊपर से भी लाके डाले जा सकते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। कृषि अनुसंधान संस्थान भारत। तो पहला देख लीजिए आप फटाफट। पहला आपको बताने जा रहे हैं IARI के बारे में। IARI का मतलब होता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। आप इसको पूरा लिख लीजिएगा, हम लिखे ना लिखे, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1905 में की गई थी, आपको याद रखना है। कहां पे इसका मुख्यालय है? नई दिल्ली में। अच्छा, नई दिल्ली में अभी है, 1945 के पहले जो इसका मुख्यालय था पूसा बिहार में था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो IARI का मुख्यालय कहां हो गया आपका? नई दिल्ली में हो गया। उसके बाद अगला जो मेन इंपॉर्टेंट हम आपको बताने जा रहे हैं, IGFRI। इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। इंडियन, आई से इंडियन, ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन ग्रासलैंड
एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट 62 में इसकी स्थापना की गई है। हापुड़ फॉर्डर का झांसी में है, झांसी यूपी में इसका मुख्यालय है। और आपको याद करना है झांसी में है, यूपी में है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला है IGSI क्या होता है? इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट है। इसका जो मुख्यालय है, इंपॉर्टेंट है, वो हापुड़ यूपी में है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है IIFM क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। IIFM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहां पे है? भोपाल में इसका मुख्यालय है। कहां पे? भोपाल। कहां पे? मध्य प्रदेश में इसका मुख्यालय है। ऐसे आप देखेंगे IIHR एक होता है। क्या होता है? IIHR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च 1967 में इसकी स्थापना हुई है। ये हैसरगट्टा में है, हैसरगट्टा बंगलौर में है, बंगलौर यानी कर्नाटक में है इसका मुख्यालय IIHR का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर। एक शब्द आप याद करिए, कहां मुख्यालय है? हैसरगट्टा में, आपको याद कर लेना है। ऐसे एक है IIPR क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च। यहां पे केवल आपको देखना है पल्स रिसर्च। क्या देखना है? पल्स रिसर्च। ये कहां पे है? 84 में स्थापना हुई है और अपने कानपुर यूपी में है, तो इसको आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। इसी तरह एक IISR होता है, IISR होता है। इसका क्या फुल फॉर्म? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर रिसर्च होता है, शुगर केन रिसर्च या कह सकते हैं आप। 1952 में स्थापना हुई। कहां पे हुई? लखनऊ में इसकी स्थापना हुई है, तो ये भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे एक ILRI है, ILRI क्या होता है? इंडियन लॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है। 1925 में स्थापना हुई है। कहां पे इसकी स्थापना हुई है? तो रांची झारखंड में इसकी स्थापना हुई है। आपको याद कर लेना है, महत्वपूर्ण पॉइंट। जो महत्वपूर्ण है वही बता रहे हैं। ऐसे अगला जो बहुत महत्वपूर्ण है IVRI, इसका नाम तो आपने 100% सुना ही होगा, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1984 में स्थापना हुई है इसकी। कहां पे है? इज्जतनगर यूपी, आप जानते हैं, इज्जतनगर यूपी बरेली में है। ठीक है, IVRI है, वेटनरी रिसर्च है, वेटनरी आपको ध्यान रखना है तो आपको याद आ जाएगा। अगला एक और है SBI क्या होता है? शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है। कहां पे स्थापित किया गया? 1912 में। तो आपको बताना होगा कोयम्बटूर में इसकी स्थापना। कोयम्बटूर कहां पे है? तमिलनाडु में है। ऐसे एक बहुत महत्वपूर्ण है BPKAS, इसको बोलते हैं विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। विवेकानंद वाला है, कहां पे है? अल्मोड़ा में। कहां पे है? अल्मोड़ा में इसकी स्थापना की गई है। ऐसे आप देख सकते हैं जूट टेक्नोलॉजिकल रिसर्च लेबोरेटरी कोलकाता में है, ये मैं कल आपको बता चुका हूं, दोबारा नहीं लिखा रहा हूं। एक और है IIVR, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल। यहां पे ये वेजिटेबल है, ध्यान, वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट आप जानते हैं कहां पे है? वाराणसी में है। कहां पे? वाराणसी, और यूपी में वाराणसी है, ये आप जानते हैं। ऐसे ही एक IISS है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। कहां पे है ये आपको शायद बता चुके हैं, ऊपर भोपाल मध्य प्रदेश में है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला इसमें आप इतना आप आज याद कर लीजिए। बाकी कृषि अनुसंधान ये भारत के हैं, अगले जो होंगे वो कृषि अनुसंधान अंतरराष्ट्रीय हम आपको बताएंगे। खरपतवार नाशी में बहुत ज्यादा हम आपको नहीं बताएंगे, जैसे गेहूं है उसके खरपतवार नाशी के बारे में हम आपको बताएंगे। इसके लिए अगर कोई खरपतवार होती है तो आइसोप्रोट्यूरान यूज किया जाता है, प्रोट्यूरान, ये आप याद कर लीजिएगा। एक और है 2,4-D का उपयोग भी किया जाता है खरपतवार नाशी के लिए। बाकी बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, ऐसे चावल, यहाँ पे चावल हमने लिख दिया तो आप ध्यान कर लीजिएगा। इसके लिए ब्यूटाक्लोर का बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्यूटाक्लोर का इस्तेमाल होता है खरपतवार के लिए। खरपतवार अगर आ जाए, थायोविनवेर का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ब्यूटाक्लोर आप लिखिए। अच्छा, गेहूं का जो मुख्य खरपतवार है वो गेहूं का मामा है, आप जानते होंगे, उसका नाम है फेलेरिस माइनर। इसको गेहूं का मामा बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा गेहूं का खरपतवार नाशी। ऐसे एक समा शब्द होता है, समा, आपने देखा होगा, एकदम गेहूं धान की तरह होता है। समा या समा बोलते हैं इसको, समा या समा बोलते हैं, ये भी धान का एक खरपतवार नाशी है। ठीक है,
इस तरह के खरपतवार नाशी के लिए आपको गेहूं में अगर होता है गेहूं का मामा, आइसोप्रोट्यूरान यूज कर देना चाहिए, एटोफोर्डी यूज कर देना चाहिए। फेलेरिस माइनर, इसका नाम याद कर लीजिएगा, फेलेरिस माइनर इंपॉर्टेंट है गेहूं का मामा। चावल के लिए सवा या सामा याद कर लीजिएगा, ब्यूटाक्लोर का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है। गन्ना, अगर गन्ने की खेती में आपके खरपतवार हो जाए उसके लिए आप एलाक्लोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका? एलाक्लोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मक्का के खेत में अगर खरपतवार हो जाए उसके लिए आप एट्राजिन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये चार ही इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं, वैसे इंपॉर्टेंट दो ही हैं। आलू में अगर हो जाता है सैनकोर आप यूज कर सकते हैं। आलू में अगर खरपतवार होती है सैनकोर आप यूज कर सकते हैं। सैनकोर आधारना है, ये कोर है, तो सैनकोर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। मान लीजिए धान की फसल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, फटाफट देख लेते हैं एक एक पॉइंट। धान की फैमिली क्या है, तो आपको बताना है ग्रैमनी फैमिली से बिलोंग करता है। ग्रैमनी फैमिली का एक दूसरा नाम भी है, उसको पोएसी बोलते हैं। तो पोएसी, E-A-E, फिर से लिख दे रहा है P-O-A-C-A-E, हो सकता है स्पेलिंग इधर-उधर हो, इससे सही है। ग्रैमनी या पोएसी फैमिली का है। ठीक है, इसका बॉटेनिकल नेम जो है ओराइजा सैटाइवा है। ठीक है, फैमिली क्या हो गई, ग्रैमनी हो गई या पोएसी हो गई। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, इसके अगर धान को बोना है हमको तो हम कब बोते हैं, जून जुलाई में बोलते हैं। लगभग 24 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान की जरूरत पड़ती है। टेम्परेचर आप याद रखिएगा कितना चाहिए होता है, 24 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। ठीक है, लेकिन पूरा अगर उगने की बात करें कि कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, तो आप बताएंगे कि 21 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक पूरा तापमान इसको चाहिए होता है। लेकिन 24 डिग्री एक औसत तापमान है। ये धान जो है इसका उत्पत्ति स्थल भी आप देख लीजिए क्या है, भारत व इंडो चाइना। भारत व इंडो चाइना धान की उत्पत्ति स्थल है, भारत व इंडो चाइना। इसको वर्षा कितनी चाहिए होती है, टेम्परेचर तो इतना हो गया, वर्षा जो चाहिए होता है 150 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा हो रही है वहां पे, तो बहुत अच्छी धान की खेती हो सकती है। ठीक है, मिट्टी कैसी चाहिए होती है धान को, तो चिकनी मिट्टी खासकर चाहिए होती है। चिकनी मिट्टी या आप कह सकते हैं जलोढ़ एक ऐसी मिट्टी है, कोई भी खेती आप कर देंगे तो उगा देगा वो। तो जलोढ़ मिट्टी या चिकनी मिट्टी चाहिए, 150 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा चाहिए, 24 डिग्री सेंटीग्रेड का आसमान तापमान चाहिए। इसको जलवायु कैसी चाहिए, उष्ण आर्द्र जलवायु चाहिए होती है। किसको, उष्ण आर्द्र जलवायु चाहिए होती है धान की खेती के लिए, अगर धान की खेती हमको अच्छे से करनी है। ये जो धान होती है ये स्वपरागित फसल है। किसके द्वारा परागित है, स्वयं के द्वारा परागित हो जाती है, इसको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। बोया कब जाता है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा जून जुलाई में बोया जाता है। ठीक है, जून जुलाई में इसको बोलते हैं। इसके लिए जो नत्रजन की वैल्यू या नाइट्रोजन की वैल्यू बढ़ाने के लिए जो जैव उर्वरक प्रयोग किया जाता है वो भी यहीं पे लिख लीजिए। कौन सा जैव उर्वरक प्रयोग करते हैं, जैव उर्वरक में आप प्रयोग करते हैं, इसमें हमने आपको बता ही दिया है ऊपर, एजोला प्रयोग करते हैं। ठीक है, नत्रजन के रूप में प्रयोग करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल का प्रयोग करते हैं। अब अगर हम धान को बोते हैं तो जब हम सीधी बुआई करते हैं, सीधे धान को फेंक दिया वही उग जाएगा, तब हमको 75 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर हम वही रोपाई करते हैं, रोपाई करने के लिए लगभग हमको चाहिए होता है मात्र 23 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज चाहिए होता है। तो ये बीज की मात्रा हो गई। अगर सीधे खेत में फेंक दिया, रोपाई मतलब पौधा उखाड़ कर नहीं लगा रहे हैं। अच्छा, एक चीज यहीं पे याद रखिएगा, जब रोपाई करते हैं तब पौधा जो होना चाहिए 4 पत्ती धारक होना चाहिए, 4 पत्तियां निकली होनी चाहिए। 3 पत्ती हो भी चल जाएगा, यानी 3 से 4 पत्ती होनी चाहिए रोपाई के लिए, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए, ये तो हमने बो दिया, 75 से 100 केजी अगर डायरेक्ट छिड़क रहे हैं, अगर रोपाई एक एक लगा रहे हैं पौधा तो 23 से 30 केजी हो गया। अगर हमको रोपाई के बाद अब हमको क्या करनी है, सिंचाई, यानी क्रिटिकल स्टेज ऑफ वाटर अगर देखें कि कब कब हमको क्रिटिकल स्टेज ऑफ वाटर अगर देखें कब कब हमको सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, तो पहला बूटिंग स्टेज पे, जब हम उसको या तो बो रहे हैं मतलब फेंक रहे हैं या तो हम उसकी रोपाई कर रहे हैं, उस समय बूटिंग स्टेज पे हमको क्या चाहिए होता है, बिल्कुल 100% चाहिए ही होता है। तो मतलब 0 डेज पे चाहिए, तुरंत ही चाहिए। उसके बाद दूसरी कंडीशन होती है एक टिलरिंग स्टेज, यानी जब टिलरिंग का मतलब हुआ कि जब से कलिका फूटना शुरू हो जाए और फ्लावर आने तक, तो उसको टिलरिंग स्टेज के नाम से जानते हैं। टिलरिंग स्टेज क्या होती है, आप कह सकते हैं 0 से 20 डेज के विदिन होती है, कर देना चाहिए, मतलब फ्लावर निकलने से पहले इसकी पानी दे देना चाहिए। उसके बाद लास्ट में जब फ्लावरिंग हो जाए तब पानी देना चाहिए। तो 3 बार मेन है, बाकी आप चाहे जितनी बार दीजिए कोई दिक्कत नहीं चाहनी। अच्छा,
सबसे पहले हाइब्रिड राइस जो आया था उसका विकास किसने किया था? चीन ने किया था। ये भी पॉइंट ध्यान रखेगा। एक चीज और ध्यान रखेगा, जब मैंने बताया कि ट्रांसप्लांट या जब रोपाई करते हैं तो 3-4 पत्ती होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर यहीं पे हम देखें तो जो चावल की उत्पादकता है, उत्पादकता में फिलीपींस नंबर 1 है, यहीं पे लिख लीजिएगा फिलीपींस। जो चीज टर्म याद आ जाए यहीं पे लिख लीजिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चावल का महत्व क्या है यहीं पे देख लीजिए, चावल खाने से हमको क्या मिलता है यहीं पे लिख लीजिएगा। चावल खाने में, चावल में 6 से 7% प्रोटीन पाया जाता है, ये चीज याद रखिएगा। 76% कार्ब्स पाया जाता है यानी कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। 2-5% फैट पाया जाता है यानी वसा पाई जाती है। 1.1% जो है मिनरल्स पाया जाता है। तो आपको प्रोटीन और ये याद रखना है, फैट याद रखिए, 2.5 नहीं छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक मेथड होता है, हम लोग रोपाई से बोलते हैं, लेकिन एक मेथड होता है डेपोग मेथड, चावल के खेती मतलब धान के खेती का डेपोग मेथड बड़ा फेमस मेथड है। फिलीपींस में बड़ा प्रचलित है मेथड और वहां पे उत्पादकता भी अधिक है। जापान में भी ये जो है बहुत ही प्रसिद्ध है डेपोग मेथड, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए पश्चिम बंगाल जो हमारा है, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में जो है, तमिलनाडु में यहां पर धान की जो होती है 3 किस्में बोई जाती हैं। 3 मतलब अलग अलग मौसम में उगाई जाती हैं। उसमें आप देखेंगे तो पहला जो धान है वो आस है, जो सितंबर से अक्टूबर के बीच बो दिया जाता है। कब? सितंबर से अक्टूबर के बीच आस बोया जाता है। उसके बाद एक फसल होती है धान की अमन। अमन को जाड़ा में यानी दिसंबर से बोना शुरू कर देते हैं, जाड़े में बोते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद तीसरी जो कंडीशन होती है वो होती है बोरो धान। बोरो धान जो होता है वो गर्मी में बोया जाता है, यानी अप्रैल से लेकर मई जून तक इसको बो सकते हैं और निकाल सकते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे केंद्रीय भारत की बात करें तो जो चावल अनुसंधान केंद्र है वो कहां पर स्थित है? कटक में। कौन सा? चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? कटक में। यहीं पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं फसलों की कि कौन कौन से मतलब इनकी मेन प्रजातियां हैं। तो देखिए यहाँ पे मेन प्रजातियों की बात करेंगे तो साकेत है, पूसा है, पूसा 1460 बड़ा फेमस है, गोविंद है, ठीक है, गोविंद है, लूनाश्री बड़ी फेमस किसी IRI द्वारा विकसित है, ठीक है, रत्ना है, माही है, सुगंधा है, बरानी द्वीप है। कौन सी? बरानी द्वीप। ऐसे बासमती की बहुत सारी किस्में, बासमती में पूसा RH 10 बड़ी फेमस है बासमती की, जिससे पुलाव उलाव हम लोग बनाते हैं, डेली नहीं खाते हैं लेकिन उसको कभी कभी खाते हैं, ठीक है। ऐसे ही बासमती की कुछ किस्में आप देख सकते हैं, गौरी है, श्वेता है, वर्षा है, पंत धान 15 है, पंत धान आप कह सकते हैं 15, ये भी बासमती की किस्म है, पंतनगर द्वारा विकसित की गई है। पंत धान 15 है, ठीक है। तो ये सब किस्में हैं। आगे थोड़ा सा देख लेते हैं इसी के बारे में, हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, धान जो होता है, यहाँ पे ये काट दीजिएगा, धान की बात कर रहे हैं तो वही थोड़ी सी बात कर लेते हैं। धान जो गोल्डन धान होता है, जिसको गोल्डन राइस के नाम से हम लोग जानते हैं, गोल्डन राइस जो होता है इसमें विटामिन ए की मात्रा बहुत अच्छी पाई जाती है, ठीक है। धुलने से अगर धान चावल हमारे पास बन के आ गया, उसको हम धुलते हैं तो विटामिन सी खासकर नष्ट हो जाता है, थायमीन नष्ट हो जाता है, और थायमीन नष्ट हो जाएगा तो आप जानते हैं बेरी बेरी रोग हो जाएगा, ठीक है। पहला सुपर फाइन जो अनाज था, पहला सुपर फाइन अनाज जो था वो चावल ही था। कौन सा था? पूसा 1401 बनाया गया था पहला सुपर फाइन अनाज। ऐसे एक चावल की प्रजाति है कोहसर, कोहसर, ये जम्मू कश्मीर में स्पेशली बोई जाती है, कोहसर, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। बासमती को अब तक GI टैग प्राप्त हो चुका है, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये सब नॉर्मल पॉइंट आप जानते हैं, GI टैग मिल चुका है, ये भी आप याद कर सकते हैं। अब इसके रोग कौन कौन से हम देख लेते हैं। धान में कौन कौन सा रोग होता है, ठीक है। धान में जो रोग होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है झोंका रोग, इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। एक और है खैरा रोग। खैरा रोग जिंक की कमी से होता है, ध्यान रखिएगा, बाकी के बारे में नहीं बता रहे, जो पूछा जाता है वही बता रहे हैं। बाकी पत्ती का भूरा धब्बा होता है, जीवाणु झुलसा होता है, शीत झुलसा होता है, इस तरह का जीवाणु झुलसा यानी जीवाणु झुलसा, और क्या होता है? शीत झुलसा। इस तरह के पौधों की पत्तियां जो है वो मर जाती हैं। तो ये सब झोंका खैरा धान के रोग हैं।
खरपतवार नाशी आपको धान के बारे में बता ही चुके हैं कि ब्यूटाक्लोर लागिए। मेन जो खरपतवार नाशी वो समा या सामा है, ये भी आपको बता चुके हैं। ठीक है, अगला वीडियो कल, क्योंकि बहुत ज्यादा मैटर हो जा रहा है। अच्छा, कीट भी थोड़ा सा देख ही लीजिए, यहीं पे याद आ गया बात। इसके कीट कौन कौन से हैं? गंधी कीट इनमें बहुत पाया जाता है। धान का प्रमुख कीट है गंधी कीट। इसमें सैनिक कीट को जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है समीक्षा अधिकारी के लिए। धान के कीट है गंधी कीट और सैनिक कीट। अगला वीडियो आगे कल मिलेगा, तो आप लोग देखिएगा जरूर, महत्वपूर्ण है। जो देखेगा पूरा देखिए, अगला वीडियो जल्दी आपको मिलेगा, तो वो पॉइंट नोट कर लीजिए जो आपको याद नहीं हो रहे हैं। जल्दी जल्दी थोड़ा चलेंगे क्योंकि एग्जाम नजदीक है। ठीक है, बाय बाय, धन्यवाद।